ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार सब अपना अपना सिलेबस सामने रख लेंगे. इसमें देखेंगे आज हम लोग अभी PDF शेयर कर रहे हैं. कितने लोगों को सूर्य नमस्कार के मंत्र लाने हैं? कितने लोगों को सूर्य नमस्कार के मंत्र लाने हैं? बाकी रचना जी, सीमा मैम, अच्छा दिव्या, सबको लाने. चलिए सीमा मैम बोलिए एक बार, और सब लोग केवल सुनकर ये बता देंगे सही बोला है कि नहीं बोला है. हो गया सभी का, बोलिए. ओम मित्राय नमः. ओम रवे नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. ओम खगाय नमः. ओम पूषणे नमः. ओम हिरणागर्वाय नमः. ओम मरीचे नमः. ओम सावित्रे नमः. नहीं, ओम आदित्याय नमः. ओम सावित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. सही बोला? किसको किसको लगा सही बोला? अब सब लोग हमें बता देंगे तो हम सबका मान लेंगे, सबको लर्न है. किसको किसको लग रहा सीमा मैम ने सही बोला है? हमको तो नहीं लग रहा सही बोला है. अब ये कंफ्यूजन कैसे आ गया? सुना नहीं क्या ध्यान से सबने? कहाँ गलत बोला? चलो अच्छा, गलत कहाँ बोला वो बोलिए. मेरी बात समझ गए? सीमा मैम ने बोला अगर सब लोग ओके कर रहे हैं, सीमा मैम ने सही बोला है, तो हम समझ लेंगे सबको लर्न है जिन्होंने हैंड रेज किया था. अगर नहीं है तो फिर आप लोग बता दो कहाँ गलत बोला है. रचना जी बोलिए. नहीं सुन पाए हैं ध्यान से तो वो बोलिए. वो एक्चुअली मैम कहीं और ध्यान सिलेबस में चला गया था, तो अच्छा चलो, लगा कि सही है इसलिए इतना नोटिस ही नहीं किया. ये गलत बात हो जाएगी. चाहे जितना कोई सही बोले, पहली चीज़ क्या है कि हमें ध्यान से सुनना है. ठीक, कुछ भी हो, कोई भी कुछ बोल रहे हो, लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान से पूरा सुनना है. चलिए, हिमांशु किसने सही सुना है वो बोलेंगे. जिनको लग रहा है कि सही सुना है वो बोलेंगे. और एक कुछ ऐसा लग रहा था सारे उच्चारण सही थे. एक देखो, अच्छा एक बात बताओ, सावित्रे होता है कि सवित्रे होता है, ये बताओ. या मैम वो अक्सर सवित्रे भी था, मरीचये तो मारीचये बोला था. वो थोड़ा थोड़ा सा वहां पे मारीचय में तो थोड़ा सा है, तो माँ को बड़े आ की जगह सब लोग ध्यान है माँ होगा, केवल माँ. ठीक, और सावित्री में सा होगा बस. ठीक, हाँ, क्योंकि कई बार लगता है वो हम लोग सावित्री सुनते हैं तो उससे टच कर, लेकिन वो सावित्री वाला सा यहाँ पर मतलब बड़े आ की मात्रा वो नहीं लग रही है. ठीक है, उसको बस ध्यान में रखेंगे सब. क्या बोलेंगे? सवित्रे, सावित्री बोलते ना मैम? हाँ, नहीं सवित्रे होता है, लोग बोल देते हैं सावित्रे. सावित्री उनके माइंड में क्या होता है, हम लोग बचपन से सावित्री वाली वो सुनकर आए हैं तो वो ध्यान में वही आ जाता है कई बार. ठीक, तो यहाँ पर और मारीच सुना है. ठीक है,
रामायण में। तो कुछ शब्द ऐसे जो बड़े कॉमन हमेशा सुन रखे हैं हम लोगों ने, तो वो क्या है, वहाँ पे बड़ा आ नहीं है, छोटा आ, मतलब म है और सा है। ठीक है, इतना। चलिए, अच्छा अब आते हैं, एक बार जिसको सही पता हो, जो हमारे 12, अभी थोड़ी देर में इमेज भी शेयर होगी, जो 12 सूर्य नमस्कार हैं उनके प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कितने लोगों को सही पता है, बस इतना बोलेंगे हमको सही पता है। रचना जी, सीमा मैम, और अच्छा जितने चक्र हैं चक्रों पर ही प्रभाव बताना है। ठीक है, चलो विशुद्धि चक्र पे कौन कौन से नंबर के स्टेप्स आ जाएंगे सूर्य नमस्कार के, बड़ा ध्यान से आराम से बोलेंगे। ठीक, अपना काउंट करते जाइए। पोस्चर सबको याद है, अभी माइंड में पोस्चर सबके है। हाँ, अगर पोस्चर माइंड में है कि 12 स्टेप्स में, तो फिर आप कनेक्ट कर ले जाओगे कि विशुद्धि चक्र पर कहाँ कहाँ प्रभावित हो रहा है। कृष्णा जी बोलेंगे, दिव्या, दिव्या बोलो। मैम 4 नंबर का स्टेप जो है उसमें मैम विशुद्धि चक्र पे प्रभाव पड़ता है। अब सब ध्यान से सुनेंगे, दिव्या ने सही बोला है कि नहीं बोला है, नहीं बोला है तो फिर सही क्या है। ठीक है, हाँ अभी चलो, अभी रुक जाओ, अभी दिव्या की पूरी बात सुने। हाँ फिर दिव्या नेक्स्ट। मैम 4 नंबर का स्टेप जो होता है उसका विशुद्धि चक्र पे प्रभाव पड़ता है, और जब दोबारा से रिपीटेशन करके आते हैं तो उसमें भी जो लास्ट से वही सेम स्टेप बनता है, तो उसका भी विशुद्धि चक्र पे असर पड़ता है। ठीक है, चलो 9 नंबर का स्टेप पड़ता है। ठीक है, अब जो जिन लोगों को लग रहा है कि दिव्या ने सही नहीं बोला है वो करेक्ट करें। चलिए करिए रचना जी, पहले तो आप करिए, आपने हाथ उठाया। मैम विशुद्धि चक्र एक तो हस्तोत्थान आसन और एक पर्वत आसन, 2 और 5 नंबर पे। ठीक है, तो हस्तोत्थान आसन हो गया 2 बार, और फिर पर्वतासन। हाँ जो 5वें नंबर पे किया जाता है। ठीक है, पर्वतासन भी 2 बार है। हाँ, वापस जब काउंटर आता है तब भी। 2 बार है। ठीक है, और कहीं? ठीक, एक भुजंग आसन में भी जाएगा। ठीक, हमने हमेशा बोला है विशुद्ध आगे भी करें, गर्दन झुका दे तो भी विशुद्धि पर इफेक्ट आता है, और पीछे झुका दे तो भी विशुद्धि पर इफेक्ट आता है। ठीक, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको आगे गर्दन नहीं झुकाई जाती, उनकी पीछे गर्दन झुकाई जाती है, और विशुद्धि चक्र ही प्रभावित होता है उनका। ठीक है, मतलब पूरा उस पर जब हम भुजंग आसन लेंगे तो पहले मेन कुछ और आसन भी हैं, लेकिन विशुद्धि उसमें भी जाता है। ठीक है, क्योंकि गर्दन जैसे ही आप देखो अपने आप से करके ऐसे करो, पीछे अपनी गर्दन श्वास लेके पीछे ऐसे कर दो, आपको वही फीलिंग आएगी जो आगे आई थी। ठीक है, बोलेंगे कृष्ण जी। मैम 2 कनेक्ट हो सकते हैं क्या, क्योंकि भुजंगासन में तो स्वादिष्टान चक्र याद किया हुआ है, तो क्या 2 चक्र हो सकते हैं? इसको देखेंगे, एक मेन में जाएगा। ठीक, एक मेन में जाएगा डायरेक्ट कौन से चक्र पे, उसके बाद 1-2 और भी चक्र में अगर हमारी स्थिति ऐसी बन रही है तो फिर जाएगा प्रभाव वहाँ पर भी। ठीक है, एक होता है जैसे होता है ना, एक बेसिक हो गया हमारा, एक उसके साथ हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसमें झुक रहे हैं भुजंग आसन में, तो एक तो स्वादिष्ठान चक्र की तरफ पूरा जा रहा है इफेक्टिव, फिर दूसरा हमने उसी जितना फोर्स हमारा स्वादिष्ठान चक्र की तरफ जा रहा है उतना ही अगर हमने सही पोस्चर लिया है तो इधर भी जाएगा ऊपर। ठीक, लेकिन फर्स्ट कहाँ जाएगा, स्वादिष्ठान को जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको कि कितनी जगह विशुद्धि, 5 जगह जा रहा है हम लोगों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, अब दिव्या का ठीक कर दें। दिव्या ने बोला था कि हम ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो 10% क्वेश्चन आंसर इसी से रिलेटेड मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, यहाँ बस आपका कॉमन सेंस, अब देखो पूछा हमने सूर्य नमस्कार ही है। ठीक है, अभी दिव्या ने अपनी तरफ से सही बताने का, जब हम लोग 4th नंबर पे आते हैं तो कौन सा चक्र प्रभावित होता है, आज्ञा चक्र। ठीक, क्यों होता है, पहले तो मुद्रा का नाम क्या है या पोजीशन कौन, अश्व मुद्रा, अश्व। ठीक, अश्व का हाँ अश्व चालन जो है, तो वो किसके लिए, अश्व किसके लिए, किसका प्रतीक है, शक्ति का,
एकाग्रता का, और शक्ति वो शरीर की शक्ति का प्रतीक नहीं है, मानसिक शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो शक्ति इसलिए ये जाता है हमारा। और उसकी पोजीशन भी आप देखना ऐसे करके होती है कि बस हम दौड़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, इतना हम रेडी पोजीशन में हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो 4th नंबर है, दोनों साइड में, स्टार्टिंग में भी, वापस रिटर्निंग में भी, वापस आने में भी, दोनों साइड में क्या है, आज्ञा चक्र हमारा प्रभावित होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अनाहत चक्र कहाँ कहाँ प्रभावित होगा। अनाहत चक्र कहाँ कहाँ प्रभावित होगा। मैम प्रणामासन में। प्रणामासन। वेरी गुड, और एक जगह और होगा, मणिपुर चक्र में, सॉरी वो 6 नंबर का अष्टांग नमस्कार। 6 नंबर का है, पहले वहाँ मणिपुर होगा, दूसरे नंबर पे अनाहत आएगा। ठीक, पहले मणिपुर होगा क्योंकि डायरेक्ट फोर्स ही आ रहा है उस जगह पे, तो मणिपुर हुआ। दूसरा, हमने हार्ट को जमीन से टच कर रखा है, ठीक है, इसलिए अनाहत हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र कब कब प्रभावित हो रहा है या कहाँ कहाँ हो रहा है। पादहस्तासन के वक्त। वेरी गुड, और एक तो और भुजंगासन। भुजंगासन में भी हो जाएगा। बताया भुजंगासन डायरेक्ट स्वाधिष्ठान से ही फिर जा रहा है विशुद्धि की तरफ। ठीक है, तो पादस 4 टाइम्स, ठीक, डायरेक्ट में पूरा। ठीक, उसको ये इसलिए ना ध्यान रखना है कि कई बार उसमें क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें साइड वाले चक्र पूछ लेते हैं कि अगर वो है तो कई बार मान लो आपने भुजंगासन देखा और वहाँ पर स्वाधिष्ठान लिखा ही नहीं है, यही क्वेश्चन आएंगे 10% में, स्वाधिष्ठान लिखा ही नहीं है, तो अब आप कहाँ टिक करोगे जाके, तो फिर आप सीधा विशुद्धि पे कर दोगे जाके। ठीक, मान लो 6 नंबर का आसन है, वहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो 10th यूनिट है ना, ये बस आप ही के लिए है, इसको बस हमें बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसको समझना है केवल छोटी छोटी चीज़ कि जो हमारे, मान लो कि वहाँ पे मणिपुर चक्र लिखा है और अनाहत दोनों लिखे हैं, तब आप मणिपुर को पहले कर दोगे। मान लो मणिपुर लिखा है, अनाहत लिखा ही नहीं है, तो मणिपुर को कर दोगे। पर मणिपुर नहीं लिखा है, अब केवल अनाहत लिखा है, तो फिर आप अनाहत को टिक करोगे। ठीक, मतलब ये सब भी माइंड सेट करके हमको पहले से रेडी होना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए टाइम कितना है, 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड्स में इतना माइंड आप वहाँ ओपन नहीं कर पाओगे, ये सब घर से ही अपने ओपन करके जाना है, समझ के जाना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे इसमें 10th यूनिट जो है, हम लोगों ने षटकर्म को देखना है कि षटकर्म हमारे हैं कितने। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं षटकर्म हठयोग प्रदीपिका के अनुसार, धौतिर वस्तिर तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणि समाचरेत। तो ये हम क्या देख रहे हैं षटकर्म में, योग में शरीर और मन की शुद्धि के लिए षटकर्म बताए गए हैं। षटकर्म का अर्थ, कर्म का अर्थ क्रियाएं या शुद्धि प्रक्रियाएं हैं, शुद्धि प्रक्रियाएं हैं। ये क्रियाएं शरीर के अंदरूनी और बाहरी शारीरिक मानसिक रोग या समस्याओं जो हैं उन दोनों को दूर करती हैं। एक मिनट, ये क्रियाएं शरीर के अंदरूनी और बाहर शारीरिक मानसिक, दोनों समस्याओं को दूर करती हैं, जिससे साधक का शरीर निरोग रहे, मन स्वस्थ रहे और प्राणायाम ध्यान के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, जो हमारा षटकर्म है, षटकर्म से क्या होगा, हमारा शरीर और मन दोनों की शुद्धि होगी। कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है, तो शरीर और मन दोनों की शुद्धि होगी, और दोनों क्या है हमारे, दोनों के लिए। हाँ, हेलो बोलेंगे रचना जी। मैम ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, वो कंटेंट इधर छिपा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा। हाँ,
इसमें ठीक है। तो ये क्या है हमारे दोनों, ठीक है, बाहरी हमने सही बोला था। हम बाहरी दोनों तरह की जो हमारी समस्याएं मल है उनको दूर करती है, जिससे साधक का शरीर निरोग, मन शांत और प्राणायाम ध्यान के लिए तैयार होता है। तो ये क्या है हमारा ये। और एक और इसी में क्वेश्चन आता है कि सत्कर्म का उद्देश्य क्या है। तो सत्कर्म का उद्देश्य क्या है? त्रिदोषों का संतुलन। ठीक, ये हमारे हठ योगी बुक्स का ही कॉन्सेप्ट है कि सत्कर्म का जो उद्देश्य है वो त्रिदोषों का संतुलन। त्रिदोष क्या है? वात पित्त कफ है। अब कई बार इसमें उस दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वात के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पित्त के लिए, कुछ कफ के लिए, कुछ तीनों के लिए है। जैसे जब जब किसी व्यक्ति का पेट या बड़ी आंत की गंदगी पूरी तरह साफ हो जाएगी तो इससे क्या होगा? वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब बस्ती देखा होगा वहाँ पे लिखा ही हुआ है कि त्रिदोष से वहाँ पर आते हैं और कामदेव की तरह शरीर सुंदर हो जाता है। तो कामदेव की तरह शरीर सुंदर हो रहा है, इसका मतलब वात पित्त कफ तीनों पर संतुलन है, तभी शरीर इतना सुंदर हो सकता है। इनका अभ्यास केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि अपने मन से करने में ऐसे हमें लगता है कि जल नेति और या रबड़ नेति बहुत सरल है, कुंजल बहुत सरल है, लेकिन कभी आप माइंड करना, आपको पता ना हो कि पानी का टेम्परेचर कितना गर्म होना चाहिए, तो आपका वो पानी क्या होगा? सीधा सिर की तरफ आ जाएगा। पानी में आपने बिल्कुल कम नमक डाला है तो भी पानी सिर की तरफ, पानी में अधिक नमक डाला है तो भी सिर की तरफ पानी, पानी बहुत नॉर्मल गर्म है तो भी पानी सिर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है? ये जब हम किसी के अंडर में एक बार कर लेते हैं और सही ढंग से कर पाते हैं, वहाँ हमने पानी के टेम्परेचर को भी फील कर लिया। क्योंकि हम आपसे कितना भी कहें कि बहुत नॉर्मल रखना है, ठीक रखना है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वो प्रैक्टिकल वो होता है ना कि यूट्यूब में सारी चीज़ आप सीख लो, लेकिन बनाते समय गैस का जो फ्लेम है वो आपने कम रखा है कि अधिक रखा है, उसमें भी पूरी चीज़ें आपकी बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। तो ये क्या, ये सारी चीज़ें जब भी करें हम तो किसी के अंडर में करेंगे तो हम सही करेंगे उसे, और अंडर में भी जागरूक अवस्था में जब करेंगे तब। तो इसमें हमारी शुद्धि प्रक्रियाएं हैं धौती, बस्ती। धौती से क्या क्या हो सकता है? धौती हमारी जो है अन्न नली, आमाशय और आंतों की शुद्धि क्रिया है। इससे जठर अग्नि तेज होती है और पाचन शक्ति सुधरती है। अब ध्यान रखें, यहाँ धौती में 4 प्रकार की धौती है। ठीक है, तो कुछ के अपने अपने स्पेसिफिक वर्क भी है, ये नहीं कि सिर्फ केवल इतना ही काम है। और धौती में भी जो हमारी, जिसके अंदर हमारा वो आता है, शंख प्रक्षालन आता है। कौन सी धौती आती है शंख प्रक्षालन में? अंतर्धोती। जो है वो हमारी संघ प्रक्षालन में आती है। और संघ प्रक्षालन कौन सी? आंतों की सफाई की बात कर रहे हैं यहाँ, जो लिखा आंतों की शुद्धि क्रिया, छोटी आंत। ठीक, ये हमेशा ध्यान, ये कई बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी सफाई के लिए? छोटी आंत के लिए। और दूसरा जो हमारे लंग्स हैं उनकी सफाई के लिए। ठीक है, क्योंकि कफ सबसे अधिक हटता है धौती से। लंग्स जितना हमारे ऑक्सीजनेटेड होंगे उतना ही हार्ट की समस्या नहीं होगी, इसीलिए धौती के अंदर धौती भी आती है हमारी। ठीक, फिर इसके बाद बस्ती देख रहे हैं। बस्ती में क्या है? गुदा और बड़ी आंत की शुद्धि क्रिया है, प्रक्रिया है। इससे कब्ज, पेट के रोग और वात पित्त कफ दोष संतुलित होते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है? हमने अभी बोला था कि बड़ी आंत की गंदगी जिस समय हटती है उस समय वात पित्त कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं। आप ये समझ लो, जिनका बड़ी आंत की बहुत लंबे समय से समस्या हो और उनको दिव्या जहाँ पे सेंटर में है वहाँ जानती है कि मान लो सालों पुरानी समस्या है, 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी बड़ी आंत में गंदगी चिपकी हुई है, और ऐसे लोगों को आपको कोई भी ये बस्ती वगैरह करवाई जाए और उनको आप अचानक से सोचो कि आज ही उनको सारी चीज़ें करवा दें, तो आपको पता है बेहोश हो जाते हैं लोग। ठीक, गंदगी हटने से बेहोश होने लगते हैं, इतना मतलब इसका प्रेशर होता है। इसलिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे की जाती हैं ताकि सामने वाला जो भी पर्सन है वो आराम से, सहजता से उसकी चीज़ें ठीक हो पाए। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग
नौली। नौली क्या है हमारा, सॉरी नेति। नेति हमारी है नासिका मार्ग की शुद्धि क्रिया, जल नेति, सूत्र नेति। इससे श्वसन तंत्र शुद्ध होकर नाक, गला और कान के रोग दूर होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, ENT थेरेपी। नाक, कान और गला। अब नाक, कान और गला जो ठीक हो रहे हैं, इसी में एक, जब तीनों ठीक होंगे तो इसका इफेक्ट एक और जगह भी आ जाएगा। कहाँ आएगा, थ्रोट पे ENT। नहीं, गला हो गया, आंखों पे आईसाइट अच्छी होती है। मस्तिष्क पे भी आएगा। हाँ, अगर नाक भी हो गया, कान भी हो गया और गला भी हो गया, जब तीनों सही होंगे तो कहाँ, मस्तिष्क उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब हम सही तरीके से श्वास लेते हैं तो आप देखेंगे श्वास लेने के रिदम से ही हमारा मस्तिष्क हल्का हो जाता है। ठीक है, और फिर उसमें क्या किया हमने कि श्वास के साथ साथ, क्योंकि जब हम लोग इसको कर रहे हैं तो कान भी बिल्कुल ठीक है, सही सुनाई दे रहा है, नाक से भी सही तरीके से श्वास ले पा रहे हैं, गला भी आराम से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो इसका मतलब फिर हमारा मस्तिष्क जो है उस पर उसका प्रभाव आएगा और पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर नौली। फिर जो ये हमारा है क्या बोलते हैं, नेति की बात कर रहे हैं। इसमें पानी का टेम्परेचर कैसा, कितना गर्म होना चाहिए और पानी में नमक कितना होना चाहिए। नमक तो जितना आंसू नमकीन होते हैं उतना हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल और सही। टेम्परेचर को हम अपने हाथ के ऊपर यहाँ पर डाल करके पहले करने से पहले चेक करते हैं, तो वो हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत तेज भी ना हो, जो जहाँ पर हाथ के पिछले वाले हिस्से पर ठीक लगे। मतलब जिसको हम अपने हाथ पर डालने पर बिल्कुल सहज फील कर रहे हो, मतलब इतना असहज फील ना करें कि हमें लगे गर्म भी हो, गर्मी भी उसकी महसूस हो रही हो, लेकिन असहज फील ना हो रहा हो उसकी गर्मी से, और इतना नॉर्मल भी ना हो कि हमें जैसे सादा पानी लग रहा है, सामान्य पानी लग रहा है, वैसा ही हम फील कर रहे हैं। तो इतना हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आंसू वाला जो टेस्ट है इसको हम लोग ने एग्ज़ाम में आप देखेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन में टिक इसी पॉइंट पर होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नौली। उदर की पेशियों को हिलाकर, जो मसल्स हैं हमारी, हिलाकर पेट के अंगों की मालिश, इससे पाचन क्रिया सुधरती है और शरीर ऊर्जावान बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि जो हमारी उदर की पेशियाँ हमारे वही पाचन तंत्र से संबंधित हो गए, और पेट के अंगों की मालिश है, मतलब पूरे पेट की मसाज है, जिसे बोला जाता है, नॉर्मली बोले, पाचन तंत्र की मसाज। पूरे पाचन तंत्र की मसाज किसके द्वारा हो रही है, नौली के द्वारा हो रही है। इससे पाचन क्रिया सुधरती है और शरीर ऊर्जावान। जब पाचन तंत्र की मसाज है तो पाचन क्रिया ही सुधरेगी और जो शरीर है वो ऊर्जावान बनेगा। बोलेंगे हिमांशु सीमा मैम? दीदी मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि कई बार ऐसा एडवाइस दी जाती है कि पानी में नमक नहीं डालना, कोई कहता है कि पानी को बहुत ताजी पानी पी लेना है, तो वो क्या वेदर के अकॉर्डिंग होता है क्या? ताजे पानी से लेना और पानी में नमक ना डालना। पानी में नमक ना डालने से तात्पर्य, पहले तो पानी में इतना हल्का नमक पड़ता है आंसू के जितना टेस्ट का, तो जो हाई बीपी वाले भी हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग ऐसे सादे पानी से नौली वगैरह करते हैं, सॉरी नेति करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनका अभ्यास बहुत लंबे समय से है। जी, ठीक है, मतलब इतने लंबे समय से कि जिनको 20 साल का अभ्यास है, या वो हर दिन उन्होंने कभी 2-3 साल अभ्यास कभी बंद नहीं किया है, 3 साल, तो वो सादे पानी से करेंगे तो उनका जो ब्रेन है या वहाँ पे पानी से कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे, लेकिन क्योंकि इतना अभ्यास अच्छा है कि वो उनका पानी रुकेगा नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि पानी रुक जाता है, तो जिस पानी में जो पानी हल्का गुनगुना है और हल्का सा नमक पड़ा हुआ है, वो पानी कभी भी हमारे ब्रेन की तरफ नहीं जाता है, सिर पर नहीं रुकता है।
तो उन लोगों का अभ्यास है तो वो कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए जो अच्छी प्रैक्टिस नॉर्मल करते हैं, हफ्ते में करते हैं 2 सबके लिए गुनगुने पानी से करें और हल्का सा नमक डालकर करें। ठीक है। तो दीदी इसमें नींबू भी डालते हैं, बहुत से ना लोग कहते बिल्कुल नहीं, नींबू ये नहीं किसने ना? बताया? ये किसने कहा नींबू डालते हैं? नहीं, हाँ देखा है मैंने, इसलिए आपसे कंफर्म कर रही नहीं, हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये फिर ये क्या है, फिर वही होता ना कि मन मैन मर्जी, मेड कुछ मन भी, मर्जी। हाँ मैन मेड है, कुछ भी बना ले, ऐसा नहीं है। नींबू डालने का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, हाँ कहीं रेफरेंस बुक में आप पढ़ेंगे ये सब का कुछ वो नहीं है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक, कुछ लोग थेरेपी जानते हैं तो वो अपने अंडर में कुछ चीज़ों को चेंज करके कुछ देख रहे हो या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करें, वो अलग मैटर है। बोलेंगे हिमांशु? हेलो हिमांशु। वो मैम पहले का ही था, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं त्राटक। अच्छा, अब जो नौली है ये क्या है, जिनका जठर अग्नि कमज़ोर है वो इसका अभ्यास धीरे धीरे करें। और नौली से पहले अभ्यास किसका करना है? अग्निसार का करना है। नौली किस उसमें करनी है? उड़ियान बंद में लगानी है। सबसे अच्छा तरीका है या तो फिर वज्रासन में बैठे या फिर चेयर पोज में, जो खड़े होकर थोड़ा सा झुके आगे की ओर फिर करें। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक क्या है? एक बिंदु की लौ पर स्थिर दृष्टि जमाना। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और मन की एकाग्रता होती है। तो एक दीपक की लौ पर स्थिर दृष्टि जमाना, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और मन की एकाग्रता होती है। त्राटक से अभी इसके लाभ हम लोग आगे देखेंगे। अब ये त्राटक जरूरी नहीं है आप दीपक जला के करो या ओमकार के चित्र पर करो, जो भी चीज़ें ऐसी हो जो स्टेबल हो वहाँ पर आपको करना है। क्योंकि कई बार जो दीपक की लौ पर करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। यदि किसी का बीपी बहुत हाई रहता हो, आँखों में जलन होती हो, तो दीपक की लौ पर ये अभ्यास ना करें। कपालभाति, एक मिनट पूरा कर ले फिर आते हैं। कपालभाति 3 श्वास प्रश्वास द्वारा मस्तिष्क, तीव्र श्वास प्रश्वास द्वारा मस्तिष्क और श्वसन मार्ग की शुद्धि। इससे मानसिक स्पष्टता और जीवन ऊर्जावान स्पष्टता और ऊर्जावान स्थिति आती है। मतलब कपालभाति क्या करना है सही ढंग से। एक तो 2 तरह से हम लोगों की कपालभाति, एक है अनुलोम विलोम के फॉर्म में है और एक है जब हम श्वास को बाहर फोर्सफुली नॉर्मल हमने सही से श्वास लिया और फिर पूरा फोकस हमने श्वास को छोड़ने में लगाया। श्वास लेने के को फोकस नहीं किया, केवल एक्सेल करते में ही अपने आप को कंसंट्रेट किया, पूरा फोकस श्वास के छोड़ने पर। तो ये क्या है? ये कपालभाति। फिर कपालभाति भी यहाँ पर घेरन संहिता के अनुसार 3 तरह की है, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। वातक्रम अनुलोम विलोम की तरह, व्युत्क्रम नाक से पानी लिया श्वास भरते हुए और मुख से छोड़ दिया, मुख से लिया नाक से पानी को छोड़ दिया। शीत क्रम में क्या है? पानी दूध कई चीज़ों से की जाती है ये वाली कपालभाति। तो जीभ से हमने पानी को लिया और नाक से छोड़ दिया, ये कपालभाति है घेरन संहिता के अनुसार। अब बोलेंगे दिव्या। मैम जो दीपक वाला त्राटक रहता है वो पित्त दोष जिनका रहता है उनको भी नहीं करना चाहिए। हाई बीपी पित्त दोष वाले तो होंगे। हाई बीपी जितना, कोई भी ऐसा हाई बीपी वाला नहीं है जिनका पित्त ना बढ़ा हो। पित्त का बढ़ना ही हाई बीपी से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उनको फिर ये त्राटक नहीं करना है। उससे क्या होगा? फिर धीरे धीरे आँखों में जलन होगी और इरिटेशन बढ़ेगा, इसलिए नहीं करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। ठीक है? और किसी का, किसी ने पूछा था? हिमांशु किसी का था? हेलो, चलिए। तो ये हम लोग ने नॉर्मल देखा कि जो हमारी क्रियाएं हैं उनके बारे में। अब एक बार हम लोग बस सिंपल हम केवल पढ़ते जाएंगे। धौती जो क्रिया है हमारी शास्त्रसम्मत जो तालिका है उसके अनुसार देखेंगे। अंतर्धौती 4 प्रकार की है। वातसार, वारीसार, बहिसार, बहिष्कृत। ठीक है, एक ये 4 प्रकार की है। वातसार कैसे की जाएगी?
किसको याद है? बात सर कैसे करेंगे? मैम वो काक चंचू पे बेद वायु, कौवे की तरह चोंच बनाते हुए वायु पीनी है उधर में उसको चला करके और फिर नहीं उसे अभी नहीं, अभी बस यहाँ पर उतना ही थोड़ा सही करना है, केवल लेकर इसमें अब इसका जब वो वाला पार्ट आएगा कौन सा बहिष्कृत वाला आएगा, ठीक है, वहाँ पर इसको क्या करना है, वो एक टफ प्रोसेस है जो केवल हठियों के लिए है। वो क्या करते हैं कि कौवे जैसे अभी हम लोग ने काकी मुद्रा करते ना, बस श्वास भरा और फिर रोकना हुआ रोका, नहीं तो सहज होकर नाक से श्वास को छोड़ दिया हमने, ठीक। और जो इसमें बहिष्कृत में क्या करेंगे कि काकी मुद्रा में बैठकर श्वास को हमने पूरा ले लिया, उधर तक भर लिया, फिर 1.5 घंटे तक श्वास को वहीं होल्ड कर दिया, ठीक। और फिर उसको हमने जो हमारा मूलाधार चक्र या ये बोलेंगे कि एनस पार्ट से उसको हमने मतलब उस जो श्वास लिया है उसको अधोमार्ग से छोड़ दिया, उसको मतलब नीचे से हमने बाहर। तो ये क्या है, ये हठ योगियों के लिए, बस इसका हमें केवल ये पता हो कि बहिष्कृत धोती करते कैसे हैं, बस टेक्निक केवल हम लोगों ने इसकी समझी, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा वालीसार, संघ प्रक्षालन हो गया वालीसार में, ठीक। जो हमारे मौसम 2 ही हैं जो पूर्ण संघ प्रक्षालन करते हैं, और फिर उसके बाद दोनों के लिए क्या है, सब प्रभाव कहाँ डालेगी, जो वालीसार होती है छोटी आंत, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, उसमें 5 आसन है, और एक शरद ऋतु में करते हैं और एक बसंत ऋतु में, 2 उसके मौसम में करने के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वहिसार। वहिसार, ये वहिसार क्या है, अग्निसार क्रिया है, ठीक। अग्निसार फिर वही, जिनका पित्त बढ़ा होगा वो नहीं करेंगे, जिनको हाई बीपी होगा नहीं करेंगे, जिनको अल्सर होंगे, अल्सर होने का मतलब ये है कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है, ठीक है। अल्सर किसको होंगे, जिसका पित्त बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। बाकी करना कैसे, वज्रासन में बैठ के करना है और श्वास को बाहर छोड़कर उड़ियान बंद में ही अग्निसार की जाती है। इसके बाद बहिष्कृत का अभी हमने बताया, ये पूरी आंतरिक शुद्धि है कि श्वास को काकी मुद्रा में लिया, 1.5 घंटे तक उदर में उसी श्वास को रोक के रखा, उसके बाद हमने एनस पार्ट के थ्रू अधोमार्ग से श्वास को छोड़ दिया, उस वायु को बाहर कर दिया। नेक्स्ट है दंत धौती, 4 प्रकार की, दंत मूल, जिवा मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वहाँ पे 4 की जगह 5 लिखा हो तो भी आप 5 को टिक करके आएंगे, क्योंकि जब 4 नहीं लिखा और 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कान को 2 ऐड कर दिया है, और 5 नहीं 4 लिखा है तो 4 को ऐड करेंगे। तो ये कॉमन सेंस में अपना रखेंगे कि 5 अगर दिया है तो 5 में टिक करेंगे, 5 नहीं दिया है तो फिर हम 4 पे टिक करेंगे। तो दंत मूल क्या है, दांतों के मूल में। अभी तक हम लोग सफाई कहाँ करते हैं, दांतों की करते हैं। लिखा क्या, बिल्कुल क्लियर लिखा, मूल लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मसूड़ों की सफाई करते हैं, मसूड़ों पर मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, तो किसकी मसाज होती है, बड़ी आंत की मसाज होती है। बड़ी आंत की मसाज का ही संबंध हमारे दांतों से है, ठीक। तो जिनको जिनको पायरिया होता है वो किसके कारण होता है, उनकी बड़ी आंत में गंदगी चिपकी होती है, और उनका ट्रीटमेंट सारे डॉक्टर्स करते जा रहे होते हैं, एक एक दांत से लेके दांत से लेके कैप लगे सब हो जाएगा, लेकिन वो कभी सही नहीं होगा। हमने पिछले करीब बहुत बार जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गए तब देखा, मेरे एक था दांत में, दूसरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसमें कैप भी लगवा दी गई, तब भी नहीं समझ में आया। फिर हमारे जो पापा थे तो वो डिफेंस में रहे, उन्होंने कहा ऐसा करो, एक काम करो, और हमको बहुत दुख भी होने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना बहुत दुखद लगता है कि जब होता है तब उसके उनको दिखाने जाओ, जबकि वहाँ पे बिल्कुल बगल में ही थे। फिर उससे समझ में आया सारे दांतों में प्रॉब्लम आ रही थी, और जैसे ही उसको अभी करते नहीं, कभी कभी करते हैं जब लगा, लेकिन उससे उसी टाइम पे कम से कम 3 महीने तक बस वही जो सरसों का ऑयल, उसमें हल्दी थोड़ी सी डाली और सेंधा नमक लिया, उसका ये रिजल्ट आया कि आज पूरे 10 साल गुजर गए, आज तक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कैप थी उसको भी हटा के उसी समय वही निकाल दिया, और जितने लोगों को बताया उनके दांतों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई।
तो ये क्या है, और हम लोग अभी क्या सोचते हैं, जितना जितना हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं उतना दांतों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे से करें, जबकि ब्रश कहाँ करना है, केवल दांतों के नीचे वाले हिस्से पे करना है, ताकि कहीं कुछ फंसा हुआ हो बस उतना दूर हो। और उसको भी आप अगर चाहो तो ब्रश की ज़रूरत नहीं। अभी हम सब लोगों के दांत आप लोग देखे ही है, हम लोग कोई ब्रश नहीं करते, तो ब्रश का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब से ब्रश को हटाया उसके भी बेनिफिट नजर आए कि दांतों में क्या ताजगी आती है, उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो ये धीरे धीरे समझ में आया, जब लगा ना जैसे डॉक्टर क्या 1 2 4 बार जाना पड़ा, सब समझ में आ गया। इससे अच्छा है कि ओरिजिनल चीज़ों पर आओ, उसके रिजल्ट देखो ना, कभी और दूसरे लोगों के पास बैठो कहीं स्मेल आती है, अरे इन सब से अगर आपने कर लिया ना, कोई स्मेल आती ही नहीं, चाहे आपने कुछ खाया हो, आपने बस एक बार गार्गल कर लिया, बिल्कुल फ्रेश। आप कहीं बैठो, आपको अपने आप से अपनी स्मेल लो तो अपने आप से स्मेल अच्छी आती है। लेकिन ये सब तब है ना जब समझ में आए, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से ये सब समझ में नहीं आता है। और मोस्टली आप देखो लोगों के पास बैठो, सारे सब कुछ सही है पर स्मेल आ रही होती है आसपास। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें तब सही होती हैं जब हमने सही ढंग से मसूड़ों पर, गम्स पर मसाज की हो, वो ऑयल से की हो, किसी भी चीज़ से जो आपके पास अवेलेबल हो उनसे की हो, तो धीरे धीरे दांत मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, बड़ी आंत जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। उसके कारण क्या होगा, जो बड़ी आंत अच्छी होगी तो दांत और स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे हम लोग गट टू ब्रेन कनेक्शन पढ़ते हैं, ब्रेन से गट स्ट्रांग, गट से ब्रेन स्ट्रांग। फिर जीवा मूल, जीवा मूल क्या है, अभी हम वो करते थे ना पहले, जीभी टाइप की जो होती है वो चलाते हैं, तो वो भी अच्छा है। उससे भी अच्छा क्या है कि हमने थोड़ी देर के लिए कोई भी चीज़ या पानी को, ऑयल को, कुछ भी रख लिया, उसके बाद जीभ को अपनी दोनों उंगलियों से ऐसे नीचे की ओर साफ कर दिया। आप देखना जितना कफ दोष होता है केवल इसी से दूर हो जाए। कफ की समस्या को केवल बहुत सारे लोगों ने अपने अस्थमा और दमा को केवल जीभ से ही ठीक कर लिया, जीभ की सफाई से। तो ये क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि केवल बस हम लोग का नेट जीआरएफ का पार्ट है, अगर ध्यान से जो जो चीज़ें पढ़ें वो हमारे जीवन का पार्ट है। फिर कर्णरंध्र क्या है, कर्णरंध्र थोड़ा सा टफ है, इसका मेरा अभ्यास नहीं है। कर्णरंध्र क्या है, थोड़ा सा पानी लेकर के कान के इसमें डालना, थोड़ा सा हिलाना और फिर कान को झुकाकर बाहर पानी को गिरा देना। ठीक, ये बोलेंगे मैम पुस्तक में तो ये है तर्जनी और अनामिका, इन दोनों से जो सफाई होती है वो कर्णरंध्र। वो भी है नहीं, और इससे भी अभी और आगे पढ़ेंगे उसमें पूरा, तो उसको पानी लेकर उससे भी होती है। ठीक है, मैम वो कपाल रंध्र में करते हैं, कपाल रंध्र में नहीं यहाँ पे दबाना अंगूठे और तर्जनी वो से। भी है, वो भी है। ठीक, और एक पानी लेकर के इससे भी करी जाती है। जितना पंचकर्म में जब कान का कुछ भी किया जाता है ना, तो इसमें पानी या ऑयल होता है या फिर पानी भी यूज़ किया जाता है। मोस्टली लोग जो सही हैं और थोड़ी बहुत समस्या उनको पानी खाया जाता है इस पर। ठीक, और ऐसे करके बस ऐसे इसी पोस्चर में उस पानी को ऐसे डाल दिया गया, फिर थोड़ी देर कान को हिलाया और पानी को बाहर कर दिया। ठीक, इससे कानों में सुनाई देना ढंग से शुरू हो जाता है। और कानों में जितने घाव वगैरह होते हैं, कई बार होता है ना किसी के पश्च टाइप का पड़ जाता है, तो वो सब बाहर हो जाता है उससे। मतलब इतना इफेक्टिव ये वाला पानी है, क्योंकि इसको हमने कुछ लोगों को देखा है जो अपने पूरे जीवन इसका अभ्यास किया है। ठीक है, उनको देखा कि उनका कितना जो सुनने की क्षमता 94 95 साल में भी ऐसी है कि हम लोग काफ़ी दूर खड़े होकर जम्भाई मिले हैं, रात में करवट बदले तो उन्हें आवाज़ आती है पूरी सही से। ठीक, तो ये क्या है, ये चीज़ें उनका प्रयोग जो बताएं, तो ऐसे जो कर्णरंध्र और फिर 2 उंगलियों वाला भी है कि उसको से भी सफाई की जाती है। फिर आते कपाल रंध्र। कपाल रंध्र क्या है, ये डायरेक्ट हमने फिर हथेली में ऐसे कपनुमा बनाकर पानी लिया और उसको सीधा यहाँ पर किया, थपकी टाइप की दी, और उस थपकी देने के बाद फिर हमने धीरे धीरे करके पानी को हटा दिया। तो वो खुद ही सोख लेता है कई बार, और कई बार थोड़ा सा होता है तो सिर से निकल गया। कपाल रंध्र आप जैसे ही आप ऐसे करेंगे, अगर थोड़ा भी कफ आपके होगा तो कफ निकल जाएगा, फास्ट कफ निकल जाएगा। बोलेंगे दिव्या, इसमें से लगभग जितनी चीज़ें हैं जो 4 हम लोगों ने पढ़े, इस चारों चीज़ें हमारे कफ दोष को पूरा दूर कर दें। बोलेंगे दिव्या। मैम जैसे छोटे बच्चों को जब मालिश करते हैं जो बूढ़े लोग, तो वो भी ऐसे तेल लेकर के यहाँ कपाल पे ही रखते हैं और फिर ऐसे से करके वहाँ ऐसे छोटे करते बच्चों रहते का हैं। क्या, हम सब लोगों की अगर हम लोग अपना मसाज करेंगे तो ऐसे तो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं,
आप लोग अब पता नहीं कैसे, वैसे चाहे बड़े करें छोटे करें सब यहीं से शुरू करते हैं। कभी भी ऑयल कहा जाता है सिर पे मसाज करनी है तो कहाँ से शुरू करनी है, ऐसे लेकर डायरेक्ट ऐसे करके, ठीक। फिर उसके बाद में चम्पी करनी होती है, ठीक। हेयर मसाज भी जो करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले बीच में थपकी देंगे जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ऐसे सभी लोग, फिर उसके बाद साइड की मसाज की जाती है, ठीक। बोलेंगे सीमा मैम? मैम दीदी मैं यही बता रही थी कि अगर कपाल पे अगर तेल लेकर, अच्छा तेल लेकर करें तो वो सोख लेता है पूरा अच्छे से, वो बहुत बहुत आराम अच्छी मिलता फीलिंग है। आती है, बहुत आराम मिलता है, हाँ, फीलिंग अच्छी आती बहुत है। आराम मिलता है। तो वो चीज़, तो ये क्या, ये सब कुछ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ के अपने जीवन में भी देख लें, कहाँ कहीं कुछ ज़रूरत है तो उसे ठीक कर लें, ठीक। तो ये सब के कपाल की शुद्धि होगी। कपाल की शुद्धि का मतलब है कफ दोष से निवृत्ति है, तब कपाल की शुद्धि हुई है। फिर है हमारा हृदय, दो प्रकार की है हृदय, दो वमन धोती, एक मिनट, दंत धोती, हाँ ठीक है, पहले अंत धोती, दंत धोती, फिर हृदय धोती। वमन धोती जल द्वारा शोधन है, जिसमें वमन की जगह कुंजल यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। वमन खाने के बाद, कुंजल खाली पेट। फिर है वस्त्र धोती, जो कपड़े के द्वारा, एक मिनट, हृदय धोती है जो हमारी, इसमें वमन धोती है और वस्त्र धोती है, ठीक है। तो वमन धोती जो हमारा हृदय धोती है, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इसमें हम लोग उसकी भी यूज़ करते हैं, जो हल्दी या केले का जो डंठल है उसका यूज़ करते हैं, जो हृदय है प्रदेश है उसकी सफाई के लिए। फिर वस्त्र धोती है वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो प्रकार है जो आपका क्वेश्चन आता है, मोस्टली कई बार आ चुका है, तो वो क्वेश्चन क्या है हमारा कनेक्ट हो रहा है, हृदय धोती में किसका किसका डंठल यूज़ करते हैं, तो केले का डंठल यूज़ करते हैं और हल्दी का डंठल यूज़ करते हैं, ठीक। फिर वस्त्र धोती सबको पता है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई वो सब नीचे पता चलेगा। तो वस्त्र धोती क्या है, वस्त्र धोती में कपड़ा होता है 22 फीट बाई, वो उसको धीरे धीरे करके कुछ जगह 21 है कुछ जगह 22 है, उसको देख लेंगे एक बार, और 4 अंगुल चौड़ा उस कपड़े को गीला करके घी के साथ लपेट कर फिर धीरे धीरे अंदर निकलते हैं। इसके बाद है मूल शोधन। मूल शोधन क्या है, गुदा मार्ग की शुद्धि है, नींबू, हल्दी, डंका, उंगली से शोधन, ये है हमारे मूल शोधन। बड़ी आंत की सफाई हो रही है यहाँ पे भी। अब देखते हैं हम लोग आसन का परिचय। आसन हम लोग ने लगभग उस दिन कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी। आसन शब्द संस्कृत धातु अस से बना है, जिसका कई जगह आस लिखा है, कई जगह अस भी लिखा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अस वाला अक्सर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अभी आस लिखा हुआ है। तो आसन शब्द संस्कृत धातु आस से बना है, जिसका अर्थ बैठना या स्थिर होना है। आसन के दो अर्थ हैं, ये हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के अनुसार कहाँ देखा, योग दर्शन में। जिस स्थिति में बैठा जाता है वो, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सिंहासन किसी में, और जिस वस्तु पर बैठा जाता है। तो आसन में जो हमारा बॉडी का पोस्चर है वो भी अच्छा हो, और जिस पर हम बैठने जा रहे हैं वो भी कंफर्टेबल हो, मतलब वो ना बहुत मोटा हो, ना ऊंचा हो, नीचा हो, सब जिस भूमि में बैठ रहे हो, चेयर पे जहाँ बैठे वो समतल भूमि हो। और दूसरा, मौसम के अनुसार आसन को चूज़ करना, ये ना हो कि बहुत गर्मी है और हम ब्लैंकेट वाले आसन, कंबल के आसन पे बैठे हैं, तो इतनी हीट आएगी कि आपको थोड़ी देर में इरिटेशन होने लगेगा बैठने में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जिस अवस्था में स्थिर होकर बैठा जाए और शरीर, मन तथा इंद्रियां संतुलित हों, वही आसन कहलाता है। स्थिर सुखम आसन, अर्थात वह स्थिति जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखी रहे। आसन केवल बैठने की भंगिमा नहीं, बल्कि वह स्थिति है जिसमें अभ्यासकर्ता दीर्घ काल तक बिना थकान के स्थित रह सके। आराम से वो बैठकर प्राणायाम करे, साधना करे, ध्यान करे, जप करे, कुछ भी करे, आराम से वो जितनी देर बैठना आराम से बैठ पाए। आसन की विशेषताएं, शरीर को स्थिरता और संतुलन देता है, मिलता है आसन से। मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करना, स्नायु तंत्र एवं ग्रंथियों को संतुलित करना, प्राण शक्ति का संतुलित प्रवाह बनाए रखना। स्नायु की बात हो तब तो केवल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तंत्र बोल दिया जाए तो समझ लेंगे ब्रेन और स्पाइन दोनों कनेक्ट हैं। फिर आसन की 3 मुख्य श्रेणियां हैं,
एक ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और शरीर संवर्धनात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन 4 हैं हमारे: पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन। उद्देश्य क्या है? जब ध्यान, जप और प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थिति बनाना, विशेषता स्थिरता और मानसिक शांति देना। विश्रामात्मक आसन, उद्देश्य है शरीर और मन को पूर्ण आराम देना, क्योंकि विश्राम से ही समझ में आ रहा है कि आराम की बात हो रही है। विशेषता थकान, तनाव और मानसिक दबाव को दूर करना। उदाहरण शवासन, मकरासन और मत्स्यासन। और जो आपकी बुक है, रेफरेंस वाली बुक है, वहाँ है आपका आसन शवासन। फिर है शरीर संवर्धनात्मक आसन, तो सभी को पता है। ध्यानात्मक और विश्रामात्मक आसन के बाद जितने भी हमारे आसन बचते हैं वो सब किस में आएंगे? शरीर से संबंधित शरीर संवर्धनात्मक आसन में आएंगे। उद्देश्य शरीर की मजबूती, लचीलापन और स्वास्थ्य संवर्धन या स्वास्थ्य प्रदान करना, जैसे भुजंगासन, त्रिकोणासन, हलासन, सर्वांगासन। मतलब कोई भी आसन ध्यानात्मक और विश्रामात्मक को छोड़कर बाकी के सब आसन 3rd कैटेगरी में ही आ जाएंगे। संक्षेप में, आसन केवल व्यायाम नहीं बल्कि योग की एक आधारशिला है। ध्यानात्मक आसन मन को स्थिर करते हैं, विश्रामात्मक आसन तन मन को शांति देते हैं, शरीर संवर्धनात्मक आसन शरीर को स्वस्थ और समर्थ बनाते हैं। अब देखते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राण जीवन शक्ति, श्वास है। आयाम मीन्स विस्तार करना, नियंत्रण करना। प्राणायाम का अर्थ है श्वास और प्राण शक्ति का नियमन व नियंत्रण करना। मतलब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राण सभी में है। कोई व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है तब भी उसमें प्राण है, और कोई व्यक्ति 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा है उसमें भी प्राण है। दोनों के प्राण में क्या अंतर है? दोनों के प्राण में क्या अंतर होगा? उसमें भी प्राण है, उसमें भी प्राण है। जिसमें जो बहुत अधिक कार्य क्षमता में कुशल है कार्य करने में, उसमें भी प्राण है। जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा उसमें भी प्राण है। दोनों के प्राण में क्या अंतर हुआ? ये प्राण बल का फर्क है, प्राण के स्तर का, बल का। हाँ, तो वो प्राण बल कैसे बढ़ाया है उसने? प्राणायाम के थ्रू। अब ये प्राणायाम जरूरी नहीं है कि बैठ के ही प्राणायाम किया हो। कई बार होता है हमने इतनी एकाग्रता के साथ काम किया है, उससे भी प्राण बल बढ़ जाता है हमारा। ठीक है। और लेकिन जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो प्राणायाम है। मतलब प्राण को हम यदि मजबूत करना चाहें, बढ़ाना चाहें, स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो किसके द्वारा कर सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। ऐसी पतंजलि के अनुसार 2nd चैप्टर में 49 नंबर का श्लोक है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। अर्थात आसन के अभ्यास के बाद श्वास प्रश्वास की गति का नियमन ही प्राणायाम है। आसन के बाद क्यों बोला जाता है प्राणायाम? क्योंकि आसन में बैठने का जब आपका सही अभ्यास होगा तो आप थोड़ी देर बैठकर सही ढंग से श्वास लेने के लिए रेडी होंगे। जब आप एक स्थिति में बैठना ही नहीं जानते हैं तो श्वास लेने के लिए आप प्रॉपर तैयार ही नहीं होंगे। थोड़ी देर मन लगेगा, फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले आसन का अभ्यास करें, फिर प्राणायाम का। प्राणायाम का महत्व क्या है? प्राण शक्ति का संतुलन और शुद्धि, शरीर मन की सामंजस्यता, तनाव व चिंता का शमन, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी। ध्यान और समाधि के लिए तैयारी। समाधि का एक अर्थ होता है संतुलन। समाधि का जो शास्त्रों में जो अर्थ है वो क्या है? संतुलन है। संतुलन का मतलब जहाँ पर हम शरीर, मन, आत्मा सब संतुलित अवस्था में है, उसका नाम है समाधि। मुख्य प्राणायाम पद्धतियाँ देखें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। विधि: एक नासिका से श्वास अंदर, दूसरी से बाहर, फिर क्रम बदलना। लाभ: नाड़ियों की शुद्धि, मानसिक संतुलन, तनाव निवारण। नाड़ी शुद्धि क्या है? जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं
उनमें जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज का मतलब जहाँ कहीं प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है श्वास के माध्यम से, तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचेगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वहीं पहुँचेगा। तो उनको क्या करते, सारे ब्लॉकेज जो हैं 72,072 नाड़ियों में, उन सब के ब्लॉकेज को ओपन करता है। तो ये क्या है, मुख्य प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, अभ्यास है। कि जिनको भी हमारे 8 जो मुख्य प्राणायाम है उनकी तैयारी करनी है तो पहले किसका अभ्यास करें, नाड़ी शोधन का करें। सामान्यतः कहा जाता है कि सही ढंग से कोई व्यक्ति 3 महीने से 9 महीने नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर ले, उसे दूसरे किसी प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य भेदन प्राणायाम विधि केवल दाहिनी नासिका से सूर्य नाड़ी से श्वास लेना और बाईं से छोड़ना। शरीर में उष्णता, पाचन शक्ति में वृद्धि, कफ का नाश, और एक बेनिफिट है जो सूर्य भेदी से कृमि दोषों का निवारण। पेट में जो कीड़े होते हैं वो केवल सूर्य भेदी प्राणायाम से खत्म हो सकते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पेट में कीड़े उन्हीं बच्चों के होंगे जिनका पाचन तंत्र खराब होगा। ठीक है, अगर पाचन तंत्र अच्छा होगा तो कभी भी मल वहाँ पर वेस्ट मटेरियल सड़ेगा ही नहीं। जब कोई चीज़ सड़ेगी तभी तो वहाँ कीड़े बनेंगे। अभी लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें जोड़ते रहेंगे वहाँ पे, इसलिए कीड़े, कुछ भी नहीं है। सीधा गंदगी जो पेट में है जमा हो गई बड़ी आंत में, उसके कारण वहाँ पर छोटे बच्चों को कीड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है कि जैसे ही हम उन बच्चों को, इसीलिए छोटे बच्चों को क्या करवाते हैं कि सुबह की धूप में लिटाया जाता है। उन्हें आगे से भी लिटा दो, पीछे से भी घुमा कर लिटा दो, तो उससे क्या होगा कि अब वो इतना श्वास तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसकी जो सूर्य की गर्मी होती है उससे भी उनको फ़ायदा मिल जाता है। लाभ क्या है, और इसमें हम लोग ने कफ दोष का नाश होगा, क्योंकि गर्मी से कफ दोष का निवारण हो जाएगा, कफ मेल्ट हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ हो वो इसका अभ्यास ना करें, जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो वो इसका अभ्यास ना करें, जिनकी आँखों में जलन हो वो इसका अभ्यास ना करें। अपने मन से समझ जाएं कि जो चीज़ें हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ हीट क्रिएट कर रही हैं तो हमें उस समय उनका अभ्यास नहीं करना है। अभी एक लोग अपने ही ग्रुप के हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे, मतलब ग्रुप का मतलब और भी उसमें पढ़ चुके हैं, उनका बीपी डॉक्टर के यहाँ जाना हो गया, सब काम हो चुका उनका, ठीक, और उनको समझ में नहीं आ रहा, और बीपी बढ़ा हुआ बीपी वो कर क्या रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेके लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर ऐसे बात करते करते उन्होंने हमको भी फ़ोन किया, हमने कहा 1 मिनट अपना स्वर बताइए कौन सा चल रहा है, क्योंकि हमको अपने आप से समझ है कि बीपी अगर किसी का बढ़ा है तो स्वर राइट ही चल रहा है। तो हमने कहा आप एक काम करो कि लेफ़्ट से श्वास लो और राइट से छोड़ो, बस 1 घंटे करो आप, फिर उसके बाद बताना। तो उन्होंने किया, फिर करने के बाद बताया, उनको आराम भी मिल गया, अब ठीक भी हैं। उन्होंने बताया कि हमको ध्यान ही नहीं रहा, हम लगातार राइट से श्वास ले रहे थे, लेफ़्ट से छोड़ रहे थे। ठीक, ये भी सब कुछ ध्यान रखना है कि हमारी समस्या कौन सी है, तो हमें करना, इतना भी हम लोग इतना अच्छे से ना सीख लें कि हमें ही ध्यान ना रहे कि कब क्या करना है। इसलिए कुछ मेन चीज़ें होती हैं उन्हें थोड़ा सा लिख भी लें, ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम देख लें कि किन समस्याओं में किसको करना है और किसको नहीं करना है। फिर है उज्जाई प्राणायाम, गले को संकुचित कर हल्की ध्वनि के साथ श्वास लेना और छोड़ना। ये क्या है, रक्तचाप नियंत्रण, मानसिक शांति, थायराइड व स्वर यंत्र को लाभ। जितने भी हमारे सिंगर हैं उन सब के लिए, और सभी के लिए अच्छी आवाज़ सभी के लिए बढ़िया है, तो वहाँ पर ये हमारे लिए अच्छा है। उज्जाई प्राणायाम के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट है कि इसको सभी लोग कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, कैसे भी किया जा सकता है। शीतली प्राणायाम, जीभ को नलिका बनाकर मुंह से श्वास अंदर लेना, नाक से छोड़ना। लाभ, शरीर को शीतलता, क्रोध व तनाव में शमन, और पित्त दोषों का, जितने भी हमारे पित्त दोष हैं वो सबको का शमन होगा। और दूसरा, पित्त में ही हमारा हाई बीपी भी आ जाता है, वो सबके लिए शीतली प्राणायाम सबसे अच्छा। शीतकारी प्राणायाम,
दांत हल्के खोलकर सीटी जैसी ध्वनि, जैसे हम लोग करते थे, ठीक, सॉरी, दांत ऐसे करो और लिप्स पूरे खुले रहे, साइड से सांस लो। तो शीतकारी प्राणायाम, दांत हल्के खोलकर, दांत वैसे खोलने नहीं है, दांत ऐसे चिपकाने, लिप्स को खोलना है पूरा खोलकर, सीटी जैसी ध्वनि, नहीं तो दांत खोलने में तो फिर लगेगा, फिर आप बैलेंस नहीं कर पाओ, कितना खोलना है कितना बंद करना है, ठीक। तो दांत हल्के खोलकर सीटी जैसी ध्वनि के साथ श्वास अंदर लेना, नाक से फिर छोड़ देना। ध्यान रहे, अब हम लोग मुख्य प्राणायाम देख रहे हैं, ठीक। मुख्य प्राणायाम का मीन्स क्या है, जो हमारे मेन प्राणायाम में सब में क्या लगना आवश्यक है, कुंभक लगेगा सब में। कुंभक का मतलब अंतः कुंभक या बहिर्कुंभक, ये देखना है कि कहाँ अंतः कुंभक की जरूरत है, कहाँ बहिर्कुंभक की जरूरत है। तो अभी सब अंतः कुंभक में हम लोग देख रहे हैं। शरीर को ठंडक, प्यास और थकान का नाश होगा। जो हमारे हट प्रदीपिका है वहाँ इन सबका जो हमारा ये है शीतकारी प्राणायाम, इनसे क्या है, शरीर किसके जैसा सुंदर हो जाएगा, कामदेव जैसा। भस्त्रिका प्राणायाम, तेज व गहरी श्वास प्रश्वास जैसे धौंकनी चलाना, मतलब फोर्सफुली श्वास लेना भी है और फोर्सफुली श्वास को छोड़ना भी है। आलस्य खत्म होगा, फेफड़ों की शुद्धि होगी, प्राण शक्ति में वृद्धि होगी। लेकिन कमजोर लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कराएंगे। और किसको नहीं कराएंगे? मैम हार्ट पेशेंट, हाई बीपी, मीन्स जो भी फोर्स वाली चीजें हैं, ये फोर्सफुल होता है, तो ज्यादा आयु है तो भी नहीं करवाना है। जो पूर्ण स्वस्थ हो उसी को करवाएंगे। पूर्ण स्वस्थ हो और वो कुछ विशेष करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। स्वस्थ होने के लिए बहुत सारी चीज़, जरूरी नहीं कि फिर उनको भस्त्रिका। अब मान लो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि इसी में कुछ स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं और या उन्होंने थोड़ी देर की प्रैक्टिस की। तो जो लोग भस्त्रिका कर रहे हैं, आप देख रहे हैं भस्त्रिका करने वालों की संख्या बहुत कम है, या फिर भस्त्रिका का जो तरीका है वो लोगों ने बदल दिया है। तो लोगों में से बहुत सारे संत महापुरुष भी हैं जो करवाते हैं, तो वो जैसा हमारे बुक्स में है, रेफरेंस बुक में, ये वाला भस्त्रिका वो लोग नहीं कराते हैं, ठीक है। ये वाला भस्त्रिका हठयोगी लोग ही सही से करते हैं। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम, नासिका से श्वास छोड़ते समय मधुमक्खी जैसे गूंज उत्पन्न करना, तनाव, क्रोध, चिंता का शमन, नींद में सुधार। अभी इनको रेफरेंस बुक के अनुसार देखेंगे तो थोड़ा अलग आएगा। कुछ में भ्रमर का गुंजन में श्वास लेना है और छोड़ते समय क्या करना है, जो भ्रमरी, जो मादा वाली जो भंवरा है, उसके गुंजन में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ये क्या है, भ्रामरी प्राणायाम, तनाव, क्रोध, चिंता का शमन, नींद में सुधार। नींद के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम, नींद को ठीक करने के लिए। और किसको नहीं करना है, डिप्रेशन वालों को नहीं करना। जिनको कान की समस्या है वो नहीं करेंगे और डिप्रेशन वाले नहीं करेंगे। फिर है वृत्ति आधारित प्राणायाम, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति। ये किस में है, ये हमारे योग दर्शन में, ठीक है। 4 प्रकार के प्राणायाम है, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और एक और भी थी, विषयाक्षेपी। 4 है यहाँ पे, बस इसको कंप्लीट कर देते हैं। बाह्य वृत्ति मीन्स श्वास बाहर छोड़कर रोकना, लाभ, उदर शुद्धि, अपान वायु का नियंत्रण। अभ्यंतर वृत्ति में श्वास अंदर भरकर रोकना, फेफड़ों की क्षमता वृद्धि, क्षमता बढ़ेगी श्वास लेने की फेफड़ों में और प्राण शक्ति का संचय होगा। स्तंभ वृत्ति मीन्स हो गया श्वास को बीच में ही रोकना, ना पूरी तरह अंदर ना बाहर। ये भी कह सकते हैं कि जहाँ हम चाहें वहाँ रोकें, चाहे हम चेस्ट ब्रीदिंग करें, थ्रोट करें या नवल ब्रीदिंग करें, ठीक, वो भी इसमें के अंदर आता है। तो स्तंभ वृत्ति हो गया जहाँ हमको ठीक लगे, सहज भाव में हमने श्वास को रोक दिया, वो हो गया स्तंभ वृत्ति। ये किसके लिए, मन का स्थिरीकरण, मन मतलब माइंड में एक स्टेबिलिटी लाता है और ध्यान की तैयारी कराता है। अब इसी में जो विषयाक्षेपी 4th नंबर का प्राणायाम है वो क्या है, वो साधकों के लिए है जो साधक संसार से उपरति कर जाते हैं, उनके लिए विषयाक्षेपी प्राणायाम। जैसे केवली हमने कुंभक देखा है, वैसे विषयाक्षेपी उन साधकों के लिए जो साधना में संसार से पूरी तरह उपरति हो गए, मतलब ऊपर उठ गए हैं, ठीक है।
अब हम लोग इसके आगे बस कल कंप्लीट करेंगे इसको, जितना जो भी पार्ट है। अभी आपके सूर्य नमस्कार से लेकर के सारे जो पिक्चर्स हैं वो आपको भी ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, उसको सब लोग ध्यान से देख लेना और उनकी स्थिति को देखकर उनके लाभ लिख लेना, किसको नहीं करना है, किसको करना है और इसका लाभ क्या होगा। ठीक है, आप ये नहीं करना, अलग अलग नहीं करना, बस उसी में से जो खड़े होने वाले बैठने वाले उनमें से कुछ कॉमन चीज़ें निकाल के अपने अपने की नोट्स बना देना। चलिए अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे हम लोग और सब अभी जो मैटर आपके पास आएगा उसको ध्यान से देख लेंगे। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम।